Before we start Unit 8, we need to remember, before we start Chapter 8 हमारा है द पाकिस्तान मूवमेंट, सही। इसी चैप्टर में पाकिस्तान की टर्म हमारे सामने आएगी। इसको समझने से पहले दोबारा से हम जरा जाते हैं चैप्टर 6 से, थोड़ी सी मेमोरीज रिकलेक्ट करते हैं। चैप्टर 6 के अंदर हमने देखा था कि 1905 में बंगाल पार्टीशन होने के बाद फिर जब प्रेशर बढ़ा ब्रिटिश के ऊपर इंडियंस की तरफ से, तब सिर्फ कांग्रेस थी। मुसलमानों ने, फिर मुस्लिम के प्रोमिनेंट लीडर्स ने बात को समझा और मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये बात रिजॉल्व की, रेजोल्यूशन बनाया कि हम जाके अपनी पार्टी की बात करेंगे। तो फिर उसके बाद 1906 में शिमला डेपुटेशन गई, मतलब डेपुटेशन गई शिमला में, जो कहलाती है शिमला डेपुटेशन, ठीक है। और उन्होंने उस वक्त के वॉइसरॉय मिंटो, लॉर्ड मिंटो के सामने कंसेशंस रखे और परमिशन ली एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी की, कह लें, ठीक है। और अपने रिप्रेजेंटेशंस दी कि भाई हम जो है माइनॉरिटी हैं, हमें सेपरेट इलेक्टरेट्स मिलने चाहिए, कोई भी फ्यूचर पॉलिटिकल सिस्टम हो उसमें, और हमारी वेटेज होनी चाहिए। वेटेज का मतलब ये कि जितनी हमारे जहाँ जहाँ माइनॉरिटी, तो वहाँ उससे माइनॉरिटी से ऊपर सीट्स हो, ताकि हमें कोई स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन मिले। वरना हिंदू इतनी मेजॉरिटी के हर जगह, हर असेंबली में हमें जो है वो डोमिनेट कर जाएंगे और हमारे उसूल हमारे हिसाब से होंगे ही नहीं कोई। तो वो एग्री कर गया। ऑफिशियल तो अभी कोई एक्ट नहीं आया, लेकिन एग्री कर गया इस बात पर। और फिर 1906 में 2 महीने बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हो गई। पहले प्रेसिडेंट वही थे जो शिमला डेपुटेशन को लीड कर रहे थे, सर आगा खान 3, ठीक है। सर आगा खान एक वो है, लकब है, एक टाइटल है। उनका नाम तो सुल्तान शाह समथिंग था। तो आगा खान 3 जो है वो प्रेसिडेंट थे पहले। यहाँ मिल गए, सब देख लिया तुमने। और फिर 1909 के अंदर मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहते हैं, कि जिसके अंदर मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टरेट्स जो है वो मिल गए थे, कि कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अभी तो सिर्फ जगह मिली है, अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तो बात ही नहीं हो रही। 1909 तक तो सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल तक जगह मिली थी, तो उसमें सेपरेट इलेक्टरेट्स अलाउ कर दिए गए थे मुस्लिम्स को, ठीक है। फिर उसके बाद 1911 में रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। फिर मुसलमान बिट्रे फील कर गए, कि मुस्लिम लीग बिट्रेड फील कर गई कि ब्रिटिश के साथ अब ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है जैसे पहले थे, और हमें ब्रिटिश को भी क्रिटिकली देखना पड़ेगा। फिर आगे जाके जिन्ना ने ये अटेम्प्ट किया कि कांग्रेस के साथ मिल जाए। जिन्ना भी ज्वाइन कर गए 1913 तक मुस्लिम लीग को, और वो प्रोमिनेंट लीडर बन गए मुस्लिम लीग के एक। और उन्होंने जो है कांग्रेस के साथ हैंड ज्वाइन करके ब्रिटिश के खिलाफ काम करने का जो है ना पैक्ट किया, लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर। लेकिन लखनऊ पैक्ट में सिर्फ ये नहीं है कि कांग्रेस के साथ ऐसे मिल गए, कांग्रेस ने भी बातें मानी कि जब भी गवर्नमेंट मिलेगी ब्रिटिश से, हम ब्रिटिश को गवर्नमेंट से हटा के सेल्फ गवर्नमेंट में जब आ जाएंगे, तो सेपरेट इलेक्टरेट्स मिलेंगे मुस्लिम्स को, और वेटेज भी मिलेगी। ये सारी बातें लखनऊ पैक्ट ने एग्री कर ली, क्योंकि लखनऊ पैक्ट की डायरेक्शन क्या थी कि ब्रिटिश को हटाना है, सही। अब इस चीज के ऊपर काम कर रहे थे, और उस दौरान वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी, और लखनऊ पैक्ट ने प्रोमिस ले लेते ब्रिटिश से कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, हम आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है आपने हमें सेल्फ गवर्नमेंट देनी है। जब वो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया 1918 में, तो वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, तो इतने में उस प्रेशर को पुट डाउन करने के लिए ब्रिटिश ने रौलत एक्ट दिया, रौलत एक्ट, जिसके बुनियाद पे बैन लगाए बहुत सारे, और प्रेस को रोका, और मतलब थोड़ी सी हार्ड पॉलिसीज डाल दी कि प्रेशर कम हो इंडियंस का जो ब्रिटिश पे पड़ रहा है। इम्प्रिजनमेंट कर देंगे, ठीक है, जेल कर देंगे बगैर केस चलाए, अरेस्ट विदाउट वारंट जिसे कहते हैं। तो ये लोगों को बहरहाल समझ तो वैसे ही नहीं आ रहा था, एक तो सेल्फ गवर्नमेंट की तो कोई बात नहीं, और ऊपर से ऐसी पॉलिसी सामने आ रही है। फिर इतने में एक पॉइंट आया, जब सारे लोग प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए ब्रिटिश के खिलाफ, और तो उनकी प्रोटेस्ट क्या, मीटिंग्स ही बंद कर दिया, आप कोई मीटिंग भी नहीं कर सकेगा। और इतने में टाइम आया जब एक फेस्टिवल अमृतसर के अंदर मुनक्किद होना था, बैसाखी फेस्टिवल, जो हर साल होता था, स्प्रिंग फेस्टिवल, बाहर मौसम में बाहर का फेस्टिवल था, बैसाखी फेस्टिवल। वो सारी बातें मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो पीछे कवर हो गया ना। और वहां जब जमा हुए, तो जनरल डायर पहुंच गया अमृतसर के अंदर, वहां एक बाग था, जलियांवाला बाग, जहां सारे जमा होकर फेस्टिवल मना रहे थे, औरत मर्द बच्चे सब मौजूद थे। हो सकता है उसमें प्रोटेस्टर्स भी मौजूद है, जो मैं कई दफा पहले रिपीट किया है। उस बाग की जो बाकी एग्जिट थे वो नैरो, बहुत पतले से एग्जिट थे, चंद गिनती के लोग निकल सकते। और मेन एंट्रेंस के ऊपर कौन आ गए, जनरल डायर की फोर्स आ गए, स्क्वाड फायरिंग उन्होंने कर दी, स्क्वाड्स के अंदर ग्रुप जना और फायर शुरू कर दिए। 10 मिनट तक कंटिन्यूस फायरिंग की। काफी सारे लोग जो है ना, ब्रिटिश फिगर्स के तहत तो चंद हंड्रेड्स, 33-400 शायद
जो है ना मरे होंगे, लेकिन ऑफिशियल फिगर शायद 1000 से भी क्रॉस कर गए होंगे जो मरे, कुएं में गिर के मरे, स्टैम्पीड में मरे, गोलियां खा के मरे वगैरह वगैरह। सही। उसके बाद जो है बहुत हार्ड लाइन इख्तियार कर ली कांग्रेस ने कि इस गवर्नमेंट के साथ तो कोई कोऑपरेशन नहीं हो सकता। सही। तो 1919 के इस वाकये के बाद कांग्रेस की वैसे ही बहुत हार्ड स्टांस हो गया था, और इतने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दे दिया ब्रिटिश ने, जो कि मॉन्टेगो शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहलाता है, कि अब आपको सेल्फ गवर्नमेंट मिल रही है। इस एक्ट के तहत सिस्टम ऑफ डायरकी इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, जो पीछे आपने देख चुके हो। इससे पहले होता क्या था, एक दफा अगर रिव्यू कर ले कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में के अंदर मौजूद है तो उसके ऊपर अमल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज कैसे आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज आ रही है लेजिस्लेचर से, या कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज के आने को ही वैसे तो लेजिस्लेचर कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज के आ जाने को क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर में आ गई चीज। ये लेजिस्लेचर में किसी चीज के आ जाने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले वो प्रपोज की जाएगी, कोई भी उसूल प्रपोज किया जाएगा। कहां से प्रपोज होगा? कहां डिबेट होंगी और डिसाइड होगा, डिस्कशन होगा, और जो मेजॉरिटी ऑफ डिस्कशन जिसके सपोर्ट में, तो वो प्रपोजल आगे पेश किया जाएगा। और ये यहां पेश नहीं किया जाएगा, मैंने एरो गलत बना दिया, प्रपोजल यहां पर जाएगा, ये प्रपोजल जा रहा है। कहां से कहां जा रहा है प्रपोजल? लेजिस्लेटिव काउंसिल से, अब वो सेंट्रल हो या प्रोविंशियल हो। लेजिस्लेटिव काउंसिल से कुछ चीजें होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं, मतलब पूरे मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, तो वो मैटर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर डिस्कस होंगे। कुछ मैटर्स होते हैं जो प्रोविंसेस से ताल्लुक रखते हैं, सिर्फ वो मैटर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिस्कस होंगे। जो मैटर जो जिस भी काउंसिल में डिस्कस हो रहे जहां से रेलेवेंट है, वो अपनी ही बराबरी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल तक पहुंचाएंगे। ये सारी चीज एग्जीक्यूटिव काउंसिल चाहिए। लेट्स सपोज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है अगर, तो वो कुछ डिसाइड करेगी कि लॉ ये होना चाहिए, लॉ में मतलब लेजिस्लेचर में फला फला चीज आनी चाहिए, तो इनके डिसाइड करने के बाद वो चीज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाएगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलो या वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोल दो, एक ही बात है, वहां जाएगी। और वहां वो ये इस प्रोपोजल को अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो चीज बन गई पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उस पर अब इनको भी अमल करना पड़ेगा, पूरे मुल्क को अमल करना पड़ेगा। ओके, ये जनरल तरीका है। प्रॉब्लम क्या हो रही थी इंडियंस को? प्रॉब्लम क्या थी कि ये मान तो रहे हम आपके इस तरीके कार को, लेकिन हमें कोई रियल पावर नहीं मिल रही। 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके अंदर 50% सीट्स दे रहा है खाली। मतलब पहले तो यहीं से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है किसी प्रोपोजल का, क्योंकि सिर्फ 50% सीट इलेक्टेड है, तकरीबन आधी सीट सिलेक्टेड थी और आधी नॉमिनेटेड थी, ब्रिटिश के बंदे आके यहां पर बैठे हुए थे। तो अगर हम कुछ लेके भी आने की बात करते तो ब्रिटिश के अपने बंदे उसको अपोज कर देते, तो आगे नहीं बढ़ पाए। सही है, कोई भी हम सेल्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी यहां पर डिस्कस करें तो यहां डिस्कशन से ही आगे इतना बढ़े, क्योंकि हमारी वोटिंग इतनी हुई नहीं है कि प्रपोजल आगे बढ़े। सही है, फिर बाद में जाके जब इसके ऊपर फोर्स किया तो भाई ठीक है, आपके मेंबर्स बढ़ा दिए इलेक्टेड, चलो इलेक्टेड मेंबर्स बढ़ गए। अब वो इलेक्टेड मेंबर्स बढ़ने के बाद प्रपोजल बन जाए, पहली बात तो प्रपोजल बनना भी क्यों मुश्किल है, क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर्स के अंदर भी आपस में फट गए, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटीज हैं। तो कुछ ऐसे मसले जो कम्युनिटीज के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वो तो हल ही नहीं हो पा रहे हैं। फिर अल्लाह अल्लाह करके वो पहुंचे वहां प्रपोजल बन के, अगर आगे चलो पहुंच भी गए तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने उसको डिसमिस कर दिया, उसके पास वो पावर थी, तो फायदा ही नहीं हो रहा ना कुछ, आगे जाके फंसते जा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव के अंदर हिस्सा दे, तो सिस्टम ऑफ डायरकी ने कहा कि ठीक है, आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर हिस्सा मिलता है। सिस्टम ऑफ डायरकी ने क्या किया, आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को समझ ले, एक हिस्सा बना दिया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक अलग हिस्सा है, और इसके अलावा इंडियन मिनिस्टर्स को भी एग्जीक्यूशन में हिस्सा मिलेगा। कौन से इंडियन मिनिस्टर्स को कौन से मिलेंगे? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ, रोड वगैरह। रोड वगैरह आपने ले लिया, नोट वगैरह आपने खुद रख लिया, रोड हमारे हाथ में दे दिया कंस्ट्रक्शन वाला, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अपने पास रख लिया।
तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अपने पास कौन से सब्जेक्ट्स रखे? रिजर्व सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर मिलिट्री, फाइनेंस या हुकूमत के जितने भी ऐसे इदारे जो पूरे मुल्क से अहम इदारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुक रखते हैं, वो सारे अपने हाथ में रखे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और वहां कोई मेंबर नहीं है। सिर्फ 3 इंडियन मेंबर्स हो गए थे। सिर्फ मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स जब आई तो उस वक्त तक सिर्फ 3 इंडियन मेंबर्स अलाउड थे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, और वो भी शायद फाइनेंस और मिलिट्री के अंदर उनको भी नहीं मिनिस्टर बनाया था। ठीक है, इस तरह से सिस्टम चल रहा है। तो एग्जीक्यूटिव में अगर आपने हिस्सा दिया भी तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स दिया है सर। चलो अगर मान भी ले कि एग्जीक्यूटिव के अंदर आपने हिस्सा दे दिया, तो एक और मसला भी साथ ऊपर खड़ा हुआ है, वो क्या है? वाइसरॉय की वीटो पावर। वो जिस चीज को चाहे डिसमिस कर रहा है, एकदम किंग बन के बैठा हुआ है। तो ये बड़ा मसला है इस सारे अंदर। That's why they did not accept it कि यार डायरकी का सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है, एक तो ऊपर से कोई रियल पावर भी नहीं दे रहे। दे सेड के नहीं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, और वैसे भी अमृतसर मसकर के बाद तो कॉपरेशन को बनता भी नहीं है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाते हैं। इतने में खिलाफत कमेटी जो बनी थी, उन्होंने भी देखा कि यार खलीफा का स्टेटस तो रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम खिलाफत मूवमेंट चलाते हैं ब्रिटिश के खिलाफ। जब दोनों साथ ही चल रहे, खिलाफत मूवमेंट ने इनसे कहा कि हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, और इस साथ जुड़ के आपस में कंबाइंड फोर्स बन गए। ठीक है, 2 साल तक तो कंबाइंड फोर्स रहे, लेकिन उसके बाद इस तरह के इंसिडेंट्स हुए कि वो कंबाइंड फोर्स टूट गई। जो आपने देखा मो प्लाजा अपराइजिंग हुई, वो पीछे अब ज़ाहिर कवर करके आ चुके हैं। और इसके अलावा चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जिससे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म कर दी गई, तो फिर खिलाफत मूवमेंट की सपोर्ट ही निकल गई। फिर खिलाफत लीडर्स को जेल हो गया, खिलाफत के जो फॉलोअर्स थे उनको जेल हो गया। अब से मूवमेंट बैनर पे रह गई है, उस बैनर को पकड़ने वाले तो लोग ही खत्म, यूं समझ लो। इस पूरे टाइम पीरियड के बाद हमने ये 4-5 साल स्किप ऑफ किए थे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, बस कम्युनल टेंशन चल रहे थे। फिर 1927 के अंदर हम दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स तक आए, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम सेपरेट इलेक्टेड्स की डिमांड छोड़ रहे हैं और कांग्रेस के साथ ज्वाइंट इलेक्टेड्स वाले सिस्टम में भी चलने के लिए तैयार है, लेकिन ये इंश्योर करते हुए कि माइनॉरिटी जो है उसके इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो जाए। अब ये दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल के अंदर जो आपके चैप्टर 6 के अंदर वो आप पढ़ लेना। ठीक है, इस पॉइंट के बाद दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल पे लेकिन जिन्ना ने क्या कहा था? इन टोटो एक्सेप्ट होना चाहिए, टोटलिटी में एक्सेप्ट होना चाहिए। टोटो का लफ्ज छोड़ दो, टोटलिटी याद रखो बस, टोटलिटी में एक्सेप्ट हो। रीजनेबल कहा गया, लेकिन टोटलिटी में एक्सेप्ट नहीं किया कांग्रेस ने। कांग्रेस को रीजनेबल तो लगी बातें, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और जब एक्सेप्ट नहीं हुआ, और इसके साथ साथ उसी दौरान ब्रिटिश अपना वो लेके बैठे हुए थे कि भाई हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लेके आए हुए, उसके ऊपर क्या वर्किंग हो रही है। उसके ऊपर ब्रिटिश ने कमीशन बनाया, कमेटी बनाई 1928 में, कि वो वर्किंग कहां तक पहुंची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाली। उसके अंदर जो जो डिसाइड हुआ था, गवर्नमेंट ब्रिटिश ने डिसाइड किया था वो डायरकी वगैरह इंपोज करनी है, तो उसकी रिपोर्ट लेने के लिए भेजा उन्होंने। कमेटी बनाई ब्रिटिश ने, अपने ब्रिटेन से एक कमेटी भेजी जिसको लीड कर रहा था साइमन, और उसका नाम था साइमन कमीशन। उस कमेटी का नाम क्या था? साइमन कमीशन। उस कमेटी का काम यह था कि जरा इंप्लीमेंटेशन देखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कहां तक पहुंची। साइमन कमीशन जब ब्रिटिश भेज रहे थे, उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। साइमन कमीशन का काम यह था कि इंप्लीमेंट करवाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, और रिपोर्ट करे कि क्या तय पाया जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंप्लीमेंट होने के बाद की क्या सूरत हाल है। इस नियत से 7 बंदों पे मुश्तमिल ये कमेटी बनी थी, जिसका नाम था साइमन कमीशन। सही है? उसमें से एक भी इंडियन नहीं था। तो इंडियंस को ये बहुत इंसल्ट फील हुआ कि दोबारा वही चीज कोशिश की जा रही है जिसको हमने पहले भी एक्सेप्ट नहीं किया था। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बस कॉम्प्लेक्स था और कोई रियल पावर हम तक कभी भी फील नहीं हो रही थी, और उसके लिए जो कमीशन भेजा गया है उसमें भी कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मतलब हमारी कोई वॉइस नहीं है उसमें। तो उन्होंने सबने मिलकर उसको क्या किया, साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया, साइमन गो बैक के नारे और बैनर्स के साथ। सही है? और इतने में ब्रिटिश ने भी चैलेंज कर दिया था कि अगर ऐसा ही है तो आप अपना कोई वो ले आओ ना। आप क्या कहते हो? आप इतने हर किस्म की हमारी पॉलिसीज के ऊपर खिलाफ जा रहे हो। ब्रिटिश का आपको चैलेंज देते हैं, चलो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रपोज करो। बड़ा मुश्किल चैलेंज है, क्योंकि ब्रिटिश को भी पता था ये एक्सेप्ट करेंगे कोई चीज, कांग्रेस आगे पेश करेगी तो मुस्लिम लीग रिजेक्ट करेगी, मुस्लिम लीग आगे पेश करेगी तो कांग्रेस रिजेक्ट करेगी। तो ब्रिटिश ने अपने कोर्ट से बॉल वहां डाली, चलो आपको चैलेंज, आप लेके आओ सामने। तो 1928 में ही ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई कि जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, हिंदू महासभा,
मुस्लिम लीग और दीगर जो भी अलग अलग जगह प्रिंसेस भी इसमें जुड़ते होंगे, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर नेहरू ने लीड किया कांग्रेस ने एक्चुअली नेहरू रिपोर्ट बनाई, क्योंकि नेहरू लीडर था तो उसका नाम नेहरू रिपोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू, हाँ ये जवाहरलाल नेहरू है। इसने वो उससे पहले जो है वो मोतीलाल नेहरू था, ऐसे कुछ नाम था ना, क्या था पीछे, खैर जवाहरलाल नेहरू जो है उसने रिपोर्ट इसमें शाया की, जिसके अंदर बताया कि हमें किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। जिन्ना ने उसको देखा कि इस तो जो भी दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में प्रपोज किया गया था वो तो नेहरू रिपोर्ट ने सबको रिजेक्ट किया हुआ है, कोई सेपरेट इलेक्टेड और सब तो दूर दूर तक बात थी नहीं, चलो वो तो वहां भी नहीं थी, लेकिन सेपरेट इलेक्टेड्स की बात नहीं, तो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल राइट्स की तो बात ही नहीं की नेहरू रिपोर्ट ने। और नेहरू रिपोर्ट तो बहुत ज्यादा किस तरफ फोकस्ड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्ट्रांग, क्या हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्ट्रांग होने का मतलब पता है क्या है, ज्यादातर प्रोविंसेस की सपोर्ट से बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट, सही। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगी पूरे मुल्क की उसकी गवर्नमेंट होगी। गांधी वो अपने जिन्ना चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स लिमिटेड हो और प्रोविंसेस की पावर्स जो है ना वो ज्यादा हो, तो इससे ये होगा जहां मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है उसको एक अच्छी पावर मिलेगी कि उसको डिक्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा, वो अपने आप में एक हुकूमत चलेगी हर प्रोविंस की, और कुछ चीजें जो सेंटर चलाएगा। जिन्ना ये चाहते थे, क्योंकि अगर सेंटर सारे प्रोविंसेस को चला रहा है तो जहां मुस्लिम मेजॉरिटी भी है ना वो प्रोविंस के ऊपर भी सेंटर बैठा, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो हिंदू ही आनी है, हिंदू मेजॉरिटी वाली आनी है। तो गांधी अपने बार गांधी आ रहे, जिन्ना ये कह रहे थे कि प्रोविंसेस के पास पावर ज्यादा हो और सेंटर के पास पावर लिमिटेड सी हो। नेहरू रिपोर्ट कह रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग और प्रोविंसेस के पास पावर लिमिटेड हो। इससे ऑपोजिट पोजीशन का नुकसान क्या है, माइनॉरिटीज को इससे ये नुकसान है, जो माइनॉरिटीज पूरे मुल्क के अंदर माइनॉरिटी लेकिन अपने अपने प्रोविंसेस में तो स्ट्रांग है ना, तो कम से कम अपने अपने प्रोविंसेस में तो कुछ उसूलों पे काम कर सकते थे, अपने तरीके से गवर्नमेंट चला सकते थे अगर प्रोविंस के हाथ में होते सारे मतलब उनकी पावर्स। लेकिन अगर सेंटर के हाथ में पावर्स है, थोड़ी बहुत प्रोविंसेस को दी हुई है, तो चाहे आपकी प्रोविंस के अंदर मेजॉरिटी हो लेकिन पूरे मुल्क में माइनॉरिटी होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आप हिस्सेदार नहीं हो, और आपके प्रोविंस के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने फैसले खुद ले, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा पावरफुल है। नेहरू रिपोर्ट इस तरह का सिस्टम प्रपोज कर रही थी, जिसके जवाब में फिर गांधी ने, अब जिन्ना ने ऑब्सेशन हो गई है, 1929 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या दिए, 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम, ठीक है, उसमें उन्होंने मुस्लिम पोजीशन क्लियर कर दी। दोनों एक दूसरे के बहुत सारी चीजों में ऑपोजिट थे, नेहरू रिपोर्ट और 14 पॉइंट्स। 14 पॉइंट्स को देख के जवाहरलाल नेहरू ने कहा रिडिकुलस 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम, बस ठीक है, वो रिडिक्यूल होते होते फिर आगे जो है फिर सिस्टम अब चेंज हो जाएगा। इस 1930s ऑनवर्ड्स आप देखोगे तो वो ऑफिशियली पाकिस्तान मूवमेंट का लफ्ज आपको देखने को मिलेगा। ये है आपकी चैप्टर 8 का स्टार्ट का एक बैकग्राउंड मैंने दिया, ठीक है। इसके अंदर साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्नास 14 पॉइंट्स, ये सारी बातें, फिर अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। So it starts from Simon Commission. बैकग्राउंड में ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुका हूं साइमन कमीशन के हवाले से। अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इतने भारी भारी अल्फाज लिखे हुए। ये साइमन कमीशन की क्या जॉब थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो कि मैटेगी शमसा रिफॉर्म था, वो आई थी, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन, वही जो लास्ट एक्ट था उसी की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर काम करने आप जा रहे हो। 7 ब्रिटिश मेंबर्स, नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन, तो क्या होगा, अपोज करेंगे इंडियंस। अच्छा, इंडियन अपोज कर रहे हैं, कांग्रेस भी अपोज कर रही है, मुस्लिम लीग भी अपोज कर रही है, दूसरे सब तमाम ग्रुप्स अपोज कर रहे हैं, तो अपोजिशन यूनाइटेड हो गई। इस यूनाइटेड अपोजिशन को ये मत समझ लो मिल गया आपस में, इसको अपोज यूनाइटेडली कर लिया, जहां यूनाइटेड होने का फायदा है वो फायदे तो उठा ही रहे ब्रिटिश के अगेंस्ट। ओके, सो साइमन कमीशन को जो है इंडियंस ने अनवेलकम किया, सही ना, काले झंडों के साथ, अलग अलग नारों के साथ, और ऐसे ऐसे प्लेकार्ड, ये काले झंडे लेके निकले, ये प्लेकार्ड्स कहलाते हैं, ये बैनर्स हैं, प्लेकार्ड जो होता है हाथों में लेके जो घूमते हैं ना, साइमन गो बैक, इस तरह से पूरे इनके हवाले से निकले और बाइकआउट किया इस कमीशन का पूरे तौर पे, क्योंकि इस कमीशन ने खाते में नहीं लिया इंडियंस को। तो ये प्रोटेस्ट होने लग गई साइमन गो बैक वाली,
अच्छा, इस साइमन गो बैक प्रोटेस्ट के अंदर जो है एक लीडर लाला लाजपत राय, ये किसी पार्टी से कोई नेशनलिस्ट लीडर होंगे, वो उनको बहुत मारा गया और वो बाद में उन इंजरीज से, जो पुलिस ने पीटा इनको, उन इंजरीज से ये इनकी डेथ भी हो गई। तो फिर जब ऐसा होता है कि कोई लीडर जाता है तो क्या वायलेंस क्रिएट हो जाता है। तो बहरहाल ये अभी उस लेवल का कोई वायलेंस हमारे सामने नहीं दिख रहा है कि जिसकी बुनियाद पे फिर उस तरह के वाकयात हो जाएं जैसे अमृतसर मैसेकर और समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो वायलेंस की बुनियाद पे अब आहिस्ते आहिस्ते इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, कोई ना कोई वायलेंट इंसिडेंट। 1857 के अंदर उस वायलेंस के खिलाफ जो एक्शन लिया था, उसके बाद तो बहुत बड़े अरसे तक उस तरह का वायलेंस नहीं। फिर इंडिविजुअलिटी में मतलब आइसोलेशन में इंसिडेंट होते रहे जिसमें ब्रिटिश पे अटैक हुआ, मतलब माइंड खुल गया था ब्रिटिश पे अटैक करने का, समझ रही? तो वायलेंस के लिए रेडी हो चुके थे। एक तरफ जब इस चीज के लिए रेडी है कि नॉन वायलेंट, चाहे हम पे कुछ होगा भी तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो उसमें तो नुकसान वन साइडेड है। तो उसपे तो दूसरा नंबर क्या है, हम पे कुछ हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, लेकिन अगर हम पे कोई अटैक होगा तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अब इस स्टेट में इंडियंस जाते जा रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, सही। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोबारा से वो रेवोल्यूशनरी स्टेज ना क्रिएट हो जाए जो 1857 में हुआ था। ब्रिटिश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो मैनेज करे किसी तरह इनको आपस में, या तो डिवाइड करके रखे या नई नई पॉलिसीज ला के रखे या उलझा के रखे। लेकिन अब इतने केपेबल हो गए कि उलझी हुई पॉलिसीज को भी कह रहे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और हरफ आखिर यह है कि सारी पावर आपके पास है। हम समझदार इतने इस बात को समझने के लिए, तो वो समझ भी जाते हैं सब कुछ। बहरहाल तो ये कोई भी अगर आप देख रहे हो ना कि किसी को बीट किया गया, इंप्रिजन किया गया, तो इससे रुक नहीं रहा मामला, ये बढ़ते जा रहे हैं ऐसे इंसिडेंट्स। तो लाला लाजपत राय की इंजरी और डेथ के बाद फिर दोबारा से लोग जो है ना मुश्ताइल हुए और वायलेंस क्रिएट हुआ आपस में। ब्रिटिश चैलेंज ने, उस दौरान ब्रिटिश ने चैलेंज किया इंडियंस को कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ। तो 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट शाया की। जवाहरलाल नेहरू, नेहरू का मतलब मोतीलाल नेहरू था पिछला नाम, उसका बेटा जवाहरलाल नेहरू है, उसने ये नेहरू रिपोर्ट शाया की। इसका बाप जो था मोतीलाल नेहरू, वो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, लॉयर था, और 1920 में नॉन कॉपरेशन के वक्त जब सब अपने टाइटल छोड़ रहे थे तो उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ी थी, ठीक है। उनका बेटा भी पॉलिटिक्स में है। अच्छा, एनीवेज, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या था वो अभी हम डिस्कस करेंगे। साइमन कमीशन वाली बात को एंड कर दूं, 2 साल बाद साइमन कमीशन ने साइमन रिपोर्ट शाया की 1930 में। 1930 के इससे पहले भी कुछ वाकयात हुए, वो नीचे लिखे हुए नेहरू रिपोर्ट के और जेनास 14 पॉइंट के। लेकिन साइमन कमीशन वाले पैराग्राफ के आखिरी बात जो है वो ये, 1930 में साइमन कमीशन ने एक अपनी रिपोर्ट शाया की जिसके अंदर उसने क्या रिकमेंड किया गया कि इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर होगा। यहां पर ये चंद बातें दोबारा बताना जरूरी है ताकि आपके जहन में डोमिनियन, फेडरल, फेडरेटिंग प्रोविंसेस, प्रोविंशियल स्ट्रक्चर, ये सारे अल्फाज थोड़े क्लियर हो जाए। ऑटोनॉमी का लफ्ज क्या होता है, ये 5-6 टर्म्स है जो मैं यहां बताना चाहूंगा। कुछ टर्मिनोलॉजीज यहां पर बता देता हूं, फिर साइमन कमीशन वाली बात हम कंटिन्यू करेंगे। डोमिनियन स्टेटस, पहले इसको समझते हैं। डोमिनियन स्टेटस का मतलब सेल्फ रूल। क्या? अपने आप की गवर्नमेंट। इंडिया में डोमिनियन स्टेटस होगा मतलब ये कि अपने आप की गवर्नमेंट होगी, तो इसको फिर सेल्फ रूल ही बोलते, टोटल सेल्फ कंट्रोल बोलते। डोमिनियन स्टेटस का लफ्ज क्यों दिया? डोमिनियन का मतलब ये सेल्फ रूल तो होगा, लेकिन किसके अंडर होगा? ब्रिटिश के अंडर होगा, है। मतलब ये कि इंडियंस जो है वो सेल्फ रूल करेंगे इंडिया के अंदर रहते हुए, लेकिन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस मुल्क के साथ अलायंस करेगा नहीं करेगा, उस फॉरेन पॉलिसी को कौन, किसके डिसीजन की बुनियाद पे होगी? ब्रिटिश की बुनियाद पे होगी। ब्रिटिश अपने ग्रेट ब्रिटेन में बैठे, इंडिया अपने आप में चल रहा है, सेल्फ रूल, ठीक है। लेकिन इंडिया को किस मुल्क के साथ अलायंस करना है नहीं करना है, ये ब्रिटिश डिसाइड करेंगे। ये होता है डोमिनियन स्टेटस, कि इंडिया के अपने पॉलिटिक्स विद इन, इंटरनल पॉलिटिक्स इंडिया को खुद चलाने दें, और आप जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमारे जो है उसके अंदर आप भले अपनी से रखें। इंडियंस ये डिमांड कर रहे थे।
डोमिनियन स्टेटस। पर ब्रिटिश इंडियन के इंटरनल पॉलिटिक्स में भी खुद हावी हुए थे, सही है। और सिर्फ किसको थोड़ा बहुत छोटे छोटे पीसेस में किसको अलाउ कर दिया था कि आप लोग अपना छोटे छोटे एरियाज का डोमिनियन स्टेटस रखें, वह प्रिंसेस को, क्या आप अपनी प्रिंसली स्टेट्स को खुद चलाएं, लेकिन किसके साथ आपने बातचीत करनी है कि अपनी स्टेट को किसके साथ राब्ते में रखना है नहीं रखना है, ये हम आपको बताएंगे। तो इंडिया के अंदर रहते हुए जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ ताल्लुक था, पूरा इंडिया चाह रहा है पूरे इंडिया के साथ ये ताल्लुक हो कि आप इंडिया से बाहर जाएं, इंडिया के अंदर की पॉलिटिक्स इंडियन संभालेंगे, ठीक है। और आपकी फिर भी इंडियंस किस बात पे सुनेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, कि हमें चाइना के साथ राब्ते रखने के नहीं, हमें रशिया के साथ राब्ते रखने के नहीं, वगैरह वगैरह। क्लियर हो रही है? ये डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस से भी बढ़कर फ्रीडम क्या है, हट जाए हमारे सर से, हमारी मर्जी हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स से आओ, हमारी मर्जी हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से आओ। कहीं ना कहीं आज भी अगर पाकिस्तान को देखो तो डोमिनियन स्टेटस में ही है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली है तो पूरी एक फ्री कंट्री, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ब्लॉक्स बने हुए हैं। और पाकिस्तान जो है वो यूएस वाले ब्लॉक के अंदर है। पाकिस्तान यूएस से डिक्टेशन समझ लो लेता है, बिकॉज डिपेंडेंसीज बहुत है। तो ऑफिशियली डोमिनियन स्टेटस पे नहीं है, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री पूरे तौर पे, सही है। चलो अब दोबारा आते हैं इंडिया पे। तो इंडियंस क्या मांग रहे हैं, कह रहे हैं डोमिनियन, हमें पूरे का पूरा सेल्फ रूल दो, 100% सेल्फ रूल दो। आप ज्यादा बोल सकते हो तो हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बोल सकते हो, ओके। दैट्स व्हाट इंडियन वांटेड, डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस मिल जाए, सेल्फ रूल शुरू हो जाएगा। अब सेल्फ रूल में गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट मतलब बहुत सारे इलाके, बहुत सारे मतलब इलाके मतलब बहुत सारे प्रोविंसेस है, और उन सारे प्रोविंसेस की अपनी अपनी हुकूमत है, और इन सारे प्रोविंसेस की अपनी अपनी हुकूमत को जो टॉप कर रहा है वो कौन है, सेंटर। सेंटर के अंदर एक अपनी हुकूमत है, सही। अगर पाकिस्तान में आज देखें तो सेंटर क्या है, इस्लामाबाद, जहां से फेडरल हुकूमत चलती है। फेडरल का लफ्ज एक नया ले आया मैं यहां पर, मैं उसका मतलब भी बताता हूं अभी। खैर, सेंटर की हुकूमत है और प्रोविंसेस की अपनी अपनी हुकूमत है। जहां पर सेंटर की भी हुकूमत हो और प्रोविंसेस की भी हुकूमत हो, तो ये वाला हुकूमत का सिस्टम क्या कहलाता है, फेडरल सिस्टम। क्या कहलाता है, फेडरल सिस्टम। जहां पर सेंटर की भी हुकूमत है और प्रोविंसेस की भी हुकूमत है, ये फेडरल सिस्टम है। तो इंडिया के अंदर कौन सा सिस्टम मांग रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस मिलने पे सेल्फ रूल मिल जाएगा। और सेल्फ रूल के अंदर जब सेल्फ रूल मिल जाएगा तो चलाएंगे कैसे, क्या एक जगह हुकूमत होगी जो पूरे मुल्क को चलाएगी और कोई नीचे प्रोविंसेस की हुकूमत ही नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा सिर्फ कंप्लीटली सेंट्रल फोकस्ड गवर्नमेंट नहीं थी, फेडरल गवर्नमेंट मांग रहे थे कि भाई सेल्फ रूल होते हुए फेडरल गवर्नमेंट हो। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब यह कि सेंटर के अंदर भी हुकूमत हो और प्रोविंसेस के अंदर भी हुकूमत हो। अब अगला सवाल उड़ जाता है कि सेंटर किन बातों पे हुकूमत करेगा और प्रोविंसेस किन चीजों पे हुकूमत करेगा। मसलन प्रोविंसेस की क्या इतनी स्ट्रेंथ हो जाएगी कि हर प्रोविंस अपनी आर्मी रख सके, नहीं नहीं, ये तो फिर प्रोविंसेस के आपस में फड्डे हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो सेंटर के हाथ में रखो। प्रोविंसेस की इतनी स्ट्रेंथ हो कि हर प्रोविंस की अपनी करेंसी हो, नो 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 नो, वो सेंटर के हाथ में रखो, सही। लेकिन बहुत सारी दीगर चीजें प्रोविंसेस के अपने हाथ में होंगी, जैसे कि टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन अगर सेंटर के हाथ में रखी कि पूरे मुल्क से जितना टैक्स कलेक्ट होगा वो सेंटर के पास जाएगा, तो ये इससे ये नुकसान हो जाएगा कि प्रोविंसेस की किसी प्रोविंस से ज्यादा कमाई आ रही है, किसी से कम कमाई आ रही है, सब सेंटर के पास जा रही है, फिर सेंटर डिसाइड कर रहा है कि इसको कितनी देनी है। समझ आ रही बात। ऐसे सिस्टम में सेंटर स्ट्रांग हो जाएगा और प्रोविंसेस वीक हो जाएंगे, सही। लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं, जिस प्रोविंस ने जितना काम किया, जितना कमाया, वो टैक्स वो रिसीव करे और उस टैक्स का एक छोटा प्रोपोर्शन सेंटर को भी दे। सेंटर को भी तो फिर हुकूमत चलेगी, पैसा चाहिए ना, क्योंकि पूरा मुल्क तो प्रोविंसेस में बटा हुआ है और सब अपने रेवेन्यूज रखते हैं। सेंटर के तो पास फिर अपनी पार्लियामेंट के बिजली के बिल के पैसे भी नहीं होंगे, वो कहां से लाएगा। तो कुछ तो पैसा देंगे प्रोविंसेस सेंटर को, लेकिन सारा बाकी पैसा अपने पास रखेंगे। इसमें क्या हो जाता, उसमें प्रोविंसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। क्लियर हो रही बात। तो फेडरल सिस्टम के लिए दोनों ही एग्रीड थे। कौन, कांग्रेस भी कह रही थी फेडरल सिस्टम हो और मुस्लिम लीग भी कह रही थी। पर कांग्रेस कह रही थी चलो फेडरल सिस्टम हो, लेकिन ताकतवर कौन होना चाहिए, सेंटर। ज्यादातर चीजें किसके हाथ में होनी चाहिए, सेंटर के हाथ में। मुस्लिम लीग इस बात से एक्सेप्ट नहीं कर रही थी।
क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि सेंटर में जो भी कर लो, जितना भी कर लो, इंडिया के ज्यादातर प्रोविंसेस में किसकी मेजॉरिटी है? हिंदूज की। तो ज्यादातर प्रोविंसेस में जिसकी मेजॉरिटी है, हर प्रोविंस सेंटर के अंदर हुकूमत बनाने के लिए वोट रखता है। ज्यादातर प्रोविंसेस तो ज्यादातर वोट सेंटर के अंदर किसके हुए? हिंदूज के हुए। और अगर सेंटर के हाथ में तमाम की पावर आ गई, तो जिन प्रोविंसेस ने वोट नहीं भी दिया सेंटर में हिंदूज को, लेकिन उन प्रोविंसेस में भी सेंटर रूल्स डालेगा, कलेक्ट कर लेगा सारा टैक्स और जितना देना हो देगा वापस रिटर्न। जिना ये नहीं चाह रहे थे, जिना कह रहे थे कि नहीं, प्रोविंसेस के अपने होने चाहिए राइट्स बहुत ज्यादा, और सेंटर के पास बहुत कम राइट्स होने चाहिए, बुनियादी ऐसे वाले कि आर्मी रख ले सेंटर वाले, करेंसी सेंटर चला ले, इरिगेशन सिस्टम सेंटर चला ले, लेकिन प्रोविंसेस के अपने राइट्स होने चाहिए, टैक्स कलेक्शन और ये सब वाले, आप यूं समझो। तो ये बहुत बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन थी, मतलब फड्डे का मसला था। एक फेडरल निजाम तक तो दोनों चाह रहे, डोमिनियन स्टेटस चाह रहे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों, क्योंकि सेल्फ रूल चाह रहे ना, फेडरल गवर्नमेंट चाह रहे दोनों, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में ज्यादा पावर प्रोविंसेस के पास कौन चाह रहा है? जिना, मुस्लिम लीग। और ज्यादा पावर सेंटर के पास कौन चाह रहे? कांग्रेस, नेहरू। ओके, इन टर्म्स को समझते हुए दोबारा हम रिज्यूम करते हैं साइमन रिपोर्ट। साइमन रिपोर्ट 1928 में साइमन कमीशन आया और उसने 2 साल बाद साइमन रिपोर्ट दे दी। और साइमन रिपोर्ट के अंदर उसने क्या कहा कि इंडिया के अंदर, उसने बताया भाई इंडिया के अंदर लोग जो है वो डोमिनियन स्टेटस चाह रहे, सही है, मतलब ब्रिटिश उनके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखे लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स में वो ब्रिटिश को नहीं चाह रहे, साइमन रिपोर्ट ने बताया। और कहा कि वो रियल सेल्फ गवर्नमेंट चाह रहे हैं, मतलब डोमिनियन स्टेटस में इंटरनल गवर्नमेंट उनकी अपनी होनी चाहिए इंडियंस की, इंडियन ये चाह रहे इस। लेकिन ये रिपोर्ट ने और कोई रिकमेंडेशंस भी अगर दी थी या कोई भी रिपोर्ट चाहे हुई, तो ये बहुत लेट थी। द रिपोर्ट वाज टू लेट और टू वीक। क्यों टू लेट थी? क्योंकि अब तक 1930 की बात कर रहे हैं, अब तक ऑलरेडी जो है वो नेहरू रिपोर्ट और 14 नुकात आ चुके हैं, जो कि अगली हेडिंग्स में आएंगे। तो आपकी रिपोर्ट ब्रिटिश ही पढ़ते रहे, हम तो अपने नेहरू रिपोर्ट शायर कर चुके हैं और मुस्लिम तो अपने जो ना 14 नुकात शायर कर चुके हैं। अब हमारा दूसरा फड्डा चल रहा है, समझ में आ रही बात? तो इस इंडियंस ने इसके ऊपर इतनी कोई घास नहीं डाली इस रिपोर्ट पे, साइमन रिपोर्ट पे। ब्रिटिश ने जो समझा इससे समझा। दोबारा आ जाते हैं पीछे नेहरू रिपोर्ट के ऊपर डिटेल में देखने के लिए। नेहरू रिपोर्ट क्यों आई? ब्रिटिश ने चैलेंज किया कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन की वो लेके आओ, क्या प्रपोजल्स है। तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर नेहरू ने अपनी रिपोर्ट शायर की। नेहरू ने नहीं, मतलब ओके, लेड बाय मोतीलाल नेहरू, नॉट जवाहरलाल नेहरू। इसके 1 साल बाद जवाहरलाल नेहरू पिक्चर में आएंगे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू अभी भी जिंदा है। 2 साल बाद मोतीलाल नेहरू मर जाएगा 1921 में, 1931 में मोतीलाल नेहरू मर जाएंगे, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू की सुपरविजन में नेहरू रिपोर्ट आई है। सो आई टेक माय वर्ड्स बैक देयर। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ये क्या प्रपोजल से बता रहा हूं मैं, लेकिन एक चीज बता दूं ओवरऑल के अंदर क्या है। जिना वाज डिससैटिस्फाइड विद द नेहरू रिपोर्ट, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने इग्नोर कर दिए थे दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स में, जो जिना ने 1 साल पहले प्रपोज किया था ना, कि ठीक है हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स के लिए रेडी हैं, बट माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन चाहिए, माइनॉरिटीज को सेफगार्ड करने के लिए उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए, पर वो इग्नोर कर दिया यहां पर, सही है। और कहा कि कोई माइनॉरिटी को स्पेशल राइट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, कई थोड़ी बहुत सीट्स, बिल्कुल ही कम थोड़ी बहुत सीट्स रिजर्व की जा सकती है, लेकिन कोई माइनॉरिटी को कोई स्पेशल राइट्स नहीं मिले। नेहरू रिपोर्ट कह रही है सारा इंडिया एक है, इस तरह से चल रही है, ठीक है। इसके प्रोपोजल क्या थे नेहरू रिपोर्ट के? नेहरू रिपोर्ट कह रही है पॉलिटिकल स्टेटस डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, इंडियंस ही इंडिया की गवर्नमेंट चलाएंगे, ब्रिटिश इंटरनेशनल पॉलिसीज बनाए, हमारे फॉरेन अफेयर्स ब्रिटिश देख ले कि दूसरे ममालिक से क्या ताल्लुकात है, लेकिन इंडिया के अंदर की गवर्नमेंट सारे इंडियंस विल रन। कौन सी? अच्छा, वो सेल्फ गवर्नमेंट जो होगी किस तरह की होगी? फेडरल सिस्टम होगा, होगा तो फेडरल सिस्टम में सेंट्रल भी होगी प्रोविंशियल भी होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग किसकी पावर किसके पास होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्लियर है? ये बात पीछे हो गई। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ये एक और लफ्ज आ रहा है रेजिडुअरी पावर्स। इसको बताने से पहले मैं जो मिलते जुलते पॉइंट्स मिला लूं। नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या है? फेडरल सिस्टम। इसके अलावा तीसरे को छोड़ के चौथा देखो मिलता जुलता ही है, दूसरे पॉइंट से मिलता जुलता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेचर ऑफ गवर्नमेंट और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलता जुलता ही है। क्या? फेडरल सिस्टम होगा जिसमें गवर्नमेंट एट बोथ होगी, सेंटर में भी होगी, प्रोविंसेस में भी होगी।
तो इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज कर सकते हैं कि नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी, गवर्नमेंट दोनों तरह, एक फेडरल गवर्नमेंट होगी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी होनी है, फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होगा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, लेकिन मोर स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस होगी कहां पर, सेंटर के अंदर, एंड प्रोविंसेस विल हैव लेस राइट्स, ये कह रहा है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, एक लफ्ज आता है रेजिडुअरी पावर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कितनी चीजें खुलती है इस पॉलिटिकल उसमें। रेजिडुअरी पावर्स, बेटा रेजिडुअरी का मतलब होता है बाकी बचा हुआ, क्या, जो बाकी बच गई पावर्स, इसका मतलब ये होता है जो डिसाइड कर ली गवर्नमेंट ने कि सेंटर के पास ये जाएगी, प्रोविंसेस के पास ये जाएगी, वो अभी तक जो जो जहन में आ गया। इसके अलावा जो पावर्स बच गई, मतलब कोई नई नीति, अभी हमने लॉ बना लिया, सारा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, फिर 2 महीने बाद कोई नई चीज सामने आई कि भाई ये तो इंटरनेट के अंदर रहते हुए डेटा प्रोटेक्शन लॉज भी होने चाहिए, डेटा को लेकर क्या पावर्स होंगी, प्रोविंसेस अपने अपने डाटा को हैंडल करेंगे, अपनी अपनी फायरवॉल्स बनाएंगे, या पूरे सेंटर की एक फायरवॉल होनी चाहिए और सारे प्रोविंसेस का डाटा शेयर्ड हो जाए। आज के दौर में अगर मैं बोलूं तरक्की होती है, चीजें होती है ना, ये जब तक वो डाटा सामने नहीं आएगा तो ये उस वक्त का सब्जेक्ट नहीं, जैसे ही आगे इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे, डाटा वगैरह आया तो ये नई चीज आ गई। तो अब तक जो जब तक डिसाइड कर रहे क्या सेंटर के पास होगा, क्या प्रोविंसेस के पास होगा, उतना तो डिसाइड कर लिया, उसके अलावा कोई चीज नई सामने आती है तो क्या कहलाई, बाकी तमाम चीजें, बाकी जो जो नया आ रहा है। नेहरू क्या कह रहे हैं, बाकी जो जो नया आ रहा है वो सेंटर के पास होना चाहिए या प्रोविंसेस के पास, आपको क्या लगता है, नेहरू क्या चाहेंगे, सेंटर के पास, और जिन्ना क्या चाहेंगे, जो डिसाइड कर लिया उसके अलावा जो रेजिडुअरी पावर है, जो भी नई बाकी आगे चीजें नई नई आएंगी, वो प्रोविंसेस की अपनी अपनी पावर होनी चाहिए। सही, नेहरू कह रहे रेजिडुअरी पावर्स विल स्टे विद सेंटर, जिन्ना कह रहे रेजिडुअरी पावर विल स्टे विद प्रोविंस। ठीक है, ग्रीन वाला प्रोविंस जिन्ना वाला है और येलो वाला नेहरू वाला है। क्लियर हो रही बात? तो क्या लिखा है, रेजिडुअरी पावर्स वर वेस्टेड इन द सेंटर या विल रिमेन विद द सेंटर नॉट द प्रोविंसेस। तो इसका मतलब तो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है परमानेंट हिंदू डोमिनेंस, क्योंकि आगे जाके तो पता नहीं क्या क्या नई नई पॉलिसीज आ जाए जो कि अभी डिस्कस नहीं हुई, बाद में होंगी, तो सब रेजिडुअरी हो गया ना। आज जो जो डिस्कस हो गया, क्या प्रेजेंस क्या सेंटर, पहले तो इस पे एग्रीमेंट नहीं है, पहले तो इस पे एग्रीमेंट नहीं है ना। लेट्स सपोज नेहरू कह रहा है सारे टैक्स सेंटर कलेक्ट करेगा, जिन्ना कह रहे नहीं प्रोविंसेस कलेक्ट करेंगे अपने अपने टैक्सेस, उसमें से एक शेयर दे देंगे भले सेंटर को। लेट्स सपोज ये हो रहा है, इस पे अभी एग्रीमेंट नहीं है, और इस पे एग्रीमेंट हो भी जाए, इसके अलावा वो पॉलिसीज जो आज सामने नहीं है कल को सामने आनी, कोई नई चीजें जिन पे पॉलिसीज बनाने, कल को नए मैटर सामने आने, तो नेहरू कह रहा है उसके अलावा कोई भी नए मैटर्स रेजिडुअरी मैटर सामने आएंगे तो वो सेंटर डील करेगा, उसके ऊपर सेंटर का होल्ड होगा, जो सेंटर डिसाइड करेगा वो होगा। जिन्ना कह रहे नहीं, वो नई नई जो भी चीजें आएंगी वो अगर प्रोविंसेस से रिलेटेड होंगी, उन्हें उन प्रोविंसेस के अंदर ही डील होंगी, इसकी रेजिडुअरी पावर सारी प्रोविंसेस के हाथ में थे। क्लियर हो रही बात? ज्वाइंट इलेक्टरेट्स प्रपोज किए थे नेहरू रिपोर्ट ने, सही। दिल्ली प्रपोजल ने भी ज्वाइंट इलेक्टरेट्स वो कर दिए थे, एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन के साथ, स्पेशल राइट्स माइनॉरिटीज को दें तो उस बुनियाद पे, राइट। इन्होंने कहा ज्वाइंट इलेक्टरेट्स ही होंगे, सिर्फ लिमिटेड माइनॉरिटी रिजर्व होंगी सीट्स, मतलब इक्का दुक्का वो जो होती हैं, जैसे चंद खवातीन के लिए सीट्स आज भी पार्लियामेंट में रिजर्व होती है, हिंदू कम्युनिटी के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए चंद सीट्स रिजर्व होती है, इस तरह होती है आज भी, बट दैट इज नॉट लाइक अ मेजर पोर्शन ऑफ योर पार्लियामेंट। ठीक है ना, तो वो चंद जो है ना इससे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो कह रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन होनी चाहिए, जिन्ना ने एक आता दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में, लेकिन यहां पर वो वाली बात ही खत्म, और कोई स्पेशल राइट्स नहीं मिलेंगे किसी भी कम्युनिटी को सेफगार्ड करने के लिए, कोई स्पेशल राइट नहीं, ऑल आर इंडियंस। कांग्रेस कह रहे भाई हम सेक्युलर है, नो रिलीजन, वी ऑल आर इंडियंस, व्हाई डू मुस्लिम सिख हिंदू क्रिश्चियन ये सब क्यों करना है, हम ऑल इंडियंस हैं। ये बात कांग्रेस की पोजीशन पे रहते हुए करने वाली है, क्योंकि उस स्ट्रेंथ पोजीशन पे जब वो कहेंगे ना हम ऑल आर इंडियंस, और अलग अलग करने की क्या जरूरत है, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हिंदू मेजॉरिटी है। सही है, यही बात आप माइनॉरिटी पोजीशन में आके नहीं करते। माइनॉरिटी जहां बनोगे, जैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटी है तो कहेंगे हिंदूज के राइट्स दिए जाएं, हिंदूज के राइट्स दिए जाएं, राइट। सो उनकी पोजीशन से रहते हुए ये उनके पास लग्जरी बोलने के लिए भाई हम सब तो एक हैं, आप ही लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, उनकी पोजीशन में रहते हुए था।
तो कह रहे कोई स्पेशल राइट्स नहीं है मुसलमानों के लिए या किसी माइनॉरिटी के लिए, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट ने ह्यूमन राइट्स की एक लिस्ट शाया की कि सब लोग बराबर हैं, सब लोग को मेरिट पे जॉब्स मिलेगी वगैरह वगैरह, ये ऑफिशियल लिस्ट शाया कर दी। लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है? ग्राउंड लेवल पे तो हिंदू मुस्लिम तो छोड़ दो, विद इन हिंदू भी एक कास्ट सिस्टम चल रहा है। हिंदू मुस्लिम तो एक दूर की चीज हो गई, वो तो वैसे ही बहुत बड़ा फर्क है। विद इन हिंदूज भी कास्ट सिस्टम चल रहा है, जैसे कि ये है उनकी हायरार्की। हिंदूज का सोसाइटी के सिस्टम में कास्ट सिस्टम अगर आप चेक करो किस तरह से, इनके टॉप हायरार्की में जो बैठते हैं ना वो है ब्राह्मण, जो सबसे ज्यादा पाक होली वगैरह, यहीं से इनके बहुत सारे पंडित और बहुत सारे बड़े लेवल के कह लो स्कॉलर्स या बड़े ऊंची दर्जे की फैमिलीज वगैरह जो है ना हिस्ट्री से चली आ रही है वो ब्राह्मण है, ठीक है। कि उन्होंने पिछले जन्मों में कुछ बेहतरीन किया था तो इस जन्म में वो ब्राह्मण घर में पैदा हुए। वो तो री इंकारनेशन पे बिलीव करते हैं, जन्म पूर्णम पे बिलीव करते हैं ना। तो ब्राह्मण सबसे टॉप है। वो जिन फैमिलीज में ब्राह्मण पैदा हो रहे हैं ना बच्चे, यकीन उन्होंने पिछले जन्म में कुछ बेहतरीन किया होगा तो ब्राह्मण पैदा हो, इनका ये मानना है। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय भी खानदानी निजाम चल रहा है जिसमें वॉरियर्स, किंग्स, बादशाह गुजरे और सिपह सालार गुजरे, बहुत सारे फाइटर्स गुजरे वगैरह, तो ये क्षत्रिय है। इसका मतलब ये नहीं आज जो क्षत्रिय फाइटर है वो उस खानदान में से जो सारे फाइटर्स का खानदान था या बादशाहों का खानदान था। ये दूसरा लेवल है। तीसरा लेवल है वैश्य, ये मर्चेंट्स है, ये कारोबारी लोग हैं, ये उनसे थोड़ा सा नीचे है। उसके अगला लेवल है आम आवाम, इनकी कास्ट का आखिरी लेवल क्या है? आम आवाम। आम आवाम मतलब किसान, आम लोग जो बिल्कुल ही एक कहीं पर मुलाजमत कर रहे हैं, सही ना, ये सारे आम लोग जो है सबसे आखिरी शूद्रा, ये इनकी कास्ट सिस्टम यहां पर खत्म हो जाती है। उसके बाद जो नीचे है ना, कास्ट सिस्टम खत्म होने के बाद ये कहलाते हैं इनके आउटकास्ट, कास्ट का ही पार्ट नहीं है इनके, कि उसको ये अपनी खानदानी निजाम या जो भी इनके वो बने हो उसका हिस्सा ही नहीं समझते, वो है आउटकास्ट, अनटचेबल्स, जिसको आप दलित कह दो, ये दलित्स कहलाते हैं, या फिर इनको आप अछूत कह लो, अछूत, अनटचेबल, इनको छू भी नहीं सकते। जो यहां पैदा हो रहे हैं ना, इसका मतलब उन्होंने इनके बकौल पिछले जन्म में कोई कुछ जना बदकारियां की, गलत काम किए, जिसकी बुनियाद पे जो है इनके भगवान ने इन्हें इस जन्म के अंदर इस सोशल स्ट्रक्चर में पैदा किया है। और ये नस्ल दर नस्ल ऐसे ही रह रहे हैं और ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि इनको एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इनको जॉब्स में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इनको स्पोर्ट्स में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इनको पानी पीने पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। कोई लेक है वहां से आप नहीं भर सकते पानी, पूरा लेक नापाक हो जाएगा, इसको नापाक कंसिडर करते हैं इनको। तो इनके पास फिर क्या बचता है? वो तमाम काम इनके पास बचते हैं जिसपे बाकी इंडियंस हाथ नहीं डालते, बाकी हिंदूज हाथ नहीं डालते। वो तमाम काम जिसपे बाकी हिंदूज हाथ नहीं डालते वो क्या बचे? वो नापाक काम बचे। तो बेचारे फिर ये वो करते हैं, और अब नापाक काम करे, देखो बोलते हैं ना हम नापाक हो, क्यों? नाम भी तो, काम भी तो आप नापाक वाले कर रहे हो, उसके अलावा कोई काम करने भी तो नहीं दे रहे, पढ़ाई में हिस्सा भी तो नहीं दे रहे। फिर जब ये अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे तो कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी या कोई भी जर्नलिस्ट वगैरह आएगा तो पॉलिटिकल लीडर्स आ जाएंगे, भाई हमारा आइन कहता है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, कोई रिलीजन नहीं है इसमें, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, ऑल आर इक्वल। हमारी नेहरू रिपोर्ट उठा लो, वो बोल रही है कि इक्वालिटी है तमाम अवाम में, पर अवाम के अंदर जब घुसोगे तो हकीकत के अंदर कास्ट सिस्टम मौजूद है। जब इंडिया हिंदूज में अपने रहते हुए कास्ट सिस्टम मौजूद है तो उनसे रिलीजन से हटके तो और ऑपोजिशन हो जाते, राइट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो बहरहाल कहने को नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि एवरीबडी इज इक्वल, इक्वल राइट्स फराम किए नेहरू रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में, जो बहुत अच्छी बात है। एडल्ट सफरेज यूनिवर्सल रखी। सफरेज किसे कहते हैं? पिछली क्लास में डिस्कस किया था। सफरेज कहते हैं, ये सफर करने को नहीं, ये सफर वाला सफरेज नहीं है। सफरेज मतलब वोट देने का हक, वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो वोटिंग राइट्स ओनली 2% ऑफ द कम्युनिटी को ब्रिटिश ने दिए थे जब अपने मॉन्टेग्यू चैमस्फोर्ड रिफॉर्म्स दिए। तो नेहरू रिपोर्ट ने क्या कहा? यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल का मतलब जो वोट देने की उम्र का हो गया, मतलब 18 साल का हो गया तो वो वोट दे सकता है।
ये चीज बहुत इम्प्रैक्टिकल थी। इस बड़े पैमाने पे वोटिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन, इतनी करोड़ों की आवाम को सबको वोट दिलवाना बहुत मुश्किल काम था। उनको अवेयर करना कि इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है, उन तक अवेयरनेस पहुंचाना, ये बहुत बड़ी कैंपेनिंग चाहिए होती है इसकी। लेकिन चलो, बाय लॉ तो एक सही बात है कि जो वोट देने की हैसियत रखता है वो सब वोट देंगे। यूनिवर्सल का मतलब सब, तमाम, यूनिवर्सल का मतलब तमाम, हर कोई वोट दे सकता है। रिलीजन के बारे में नेहरू रिपोर्ट ने क्या लिखा कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, मतलब कोई स्पेसिफिक रिलीजन से ताल्लुक नहीं है, रिलीजन से ताल्लुक ही नहीं, एक सेक्युलर कंट्री है, हर बंदे को अपना रिलीजन एक्सरसाइज करने की पूरी इजाजत है। सही, ये नेहरू रिपोर्ट ने शाया किया। लैंग्वेज की पॉलिसी क्या रखी कि जहां जहां भी इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनी हुई है ना, उसको रिप्लेस कर देगी हिंदी। अब से हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। सही। उर्दू तो पीछे रह गई ना, वो तो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी में ही पीछे रह गई थी, वहीं पर मुसलमान इतना प्रेशर बिल्डअप नहीं कर सके थे, तो उर्दू तो हटा ही दो, अब हिंदी और इंग्लिश की बारी है। मुस्लिम्स के कंसर्न्स नेहरू रिपोर्ट को लेकर यहां पर मौजूद है सारे, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट ने सेफगार्ड्स कोई भी अगर थे ना, सेपरेट इलेक्टेड्स तो छोड़ ही दो, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन वगैरह जो भी एग्री की थी ना हमने लखनऊ पैक्ट के अंदर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलके 1916 में जो एग्री किया था, वो सारे का भी कोई जिक्र नहीं किया, ठीक है। वो सब कुछ ड्रॉप कर दिया और कहा कि अब नेहरू रिपोर्ट के लिए सब बराबर है, कोई अलग अलग कम्युनिटीज वाला सीन नहीं है, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात की है, तो मतलब प्रोविंसेस, सेंटर में तो नहीं हो सकती माइनॉरिटीज स्ट्रांग ना, जहां जहां प्रोविंसेस में वो माइनॉरिटी मेजॉरिटी बनी हुई है, जैसे सिंध है, सिंध को अगर सेपरेट प्रोविंस बना दिया जाए, अभी सेपरेट नहीं है वो, अभी वो बॉम्बे के अंडर आता है, अभी मतलब आज का दिन नहीं बोला, 1928 तक बॉम्बे का पार्ट है सिंध, ठीक है ना। सिंध जिस दिन सेपरेट होता है मुस्लिम मेजॉरिटी बनता है, पंजाब मुस्लिम मेजॉरिटी, एनडब्ल्यूएफपी मुस्लिम मेजॉरिटी, बलूचिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी, ठीक है। बंगाल के अंदर एक रीजन है मुस्लिम मेजॉरिटी, तो कम से कम उन प्रोविंसेस में तो खुल के पनप सके ना मुसलमान। लेकिन अगर सेंटर के हाथ में हुकूमत है ना, तो प्रोविंसेस के पास इतनी ताकत नहीं है, सारे प्रोविंसेस को वही चलाएगा सेंटर, ये चाह रहे थे नेहरू, यहां पर लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, अगर सेंटर स्ट्रांग होगा, इट विल लीव मुस्लिम्स आउट वोटेड इन द सेंटर। अगर प्रोविंसेस को वीक रखा और सेंटर में तो मुसलमान वैसे भी नहीं है ज्यादा, तो मुसलमान ओवरऑल आउट वोटेड ही रहेंगे। आउट वोटेड मतलब उनके वोट ज्यादा रहेंगे, हिंदूज के वोट ज्यादा रहेंगे। जिन्ना ने कहा दिस इज पार्टिंग ऑफ वेज। पार्टिंग ऑफ वेज का मतलब रास्ते जुदा। ये जो नेहरू रिपोर्ट है ना, ये रास्ते जुदा करने वाली रिपोर्ट है, सही है। क्योंकि मुसलमानों की पोजीशन क्या है, 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए सेंट्रल हुकूमत में मुसलमानों को। दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में भी यही प्रपोज किया था कि सेंट्रल के अंदर 1/3 मुस्लिम्स होने चाहिए। अच्छा, और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में जैसे पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की जितनी तादाद है उतनी सीटें होनी चाहिए, ठीक है। और रेजिडुअरी पावर्स जो है वो प्रोविंसेस के पास होनी चाहिए, जो आज डिसाइड नहीं हो रहा, जो कल के मसले हैं वो प्रोविंसेस के हाथ में होने चाहिए, सेंटर उनको डील नहीं करेगा। मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनने चाहिए, जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, और वो पूरा प्रोविंस बनना चाहिए। जैसे लॉजिकली सिंध को अलग होना चाहिए बॉम्बे से, उसको क्यों जोड़ के रखा हुआ है, सिंध को एक अलग प्रोविंस बनना चाहिए, ये जिन्ना कह रहे हैं। और जो एनडब्ल्यूएफपी है वो प्रोविंस तो है लेकिन उसको पूरा प्रोविंशियल स्टेटस नहीं मिला हुआ। बलूचिस्तान प्रोविंस तो है लेकिन पूरा प्रोविंशियल स्टेटस नहीं मिला हुआ। इन दोनों सूबों को चला आप कहीं और से रहे हो, नाम की प्रोविंस है खाली। तो प्रोविंस बनाने के बाद उनको पूरा प्रोविंशियल स्टेटस भी मिलना चाहिए कि अपने आप की हुकूमत कर सके पूरी प्रोविंस के अंदर वो। तो एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान को पूरा प्रोविंशियल स्टेटस भी मिलना चाहिए। और जब तक ये डिमांड नहीं पूरी होती तो ये कहलाएंगे रास्ते जुदा हैं हमारे, कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के, या मुसलमानों के हिंदूज के, ठीक है। तो जिन्ना की अमेंडमेंट जो नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो जिन्ना ने प्रपोज किया ना कि ये सारी चीजें चेंज करो, ये सारी चीजें लेके आओ नेहरू रिपोर्ट में, नहीं लेके आया। नेहरू रिपोर्ट ने इग्नोर की है। जैसे इग्नोर की तो जिन्ना ने फिर अपने अगले साल 14 पॉइंट शाया किए 1929 में। अब बढ़ते हैं हम जिन्नास 14 पॉइंट्स की तरफ। कायदे आजम ने 1929 के अंदर अपने 14 नुकात पेश किए और फरमाया साथ कि ये मेरी तरफ से जो मैं पेश कर रहा हूं ये मुसलमानों की पोजीशन है,
कि मुस्लिम्स इन इंडिया क्या पोजीशन चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि अगर इंडिया के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम होना है तो मुसलमान उसके अंदर क्या राय रखते हैं। मैं अपनी पोजीशन दे रहा हूं और मुसलमान उनको एक लीडर मानते थे। और इस पोजीशन जब इन्होंने दी तो जो नहीं भी सपोर्ट कर रहे थे ना कायदे आजम को, उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इससे पहले पहले तक तो ये कायदे आजम नहीं था, उसके बाद तो वाकई ये कायदे आजम हो गए। आजम मतलब बड़ा, सबसे बड़ा, और कायद मतलब लीडर। उससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो कह सकते हैं 1930s के अंदर ही वो कायदे आजम का लकब मिला उनको। एग्जैक्टली कब मिला नहीं पता, लेकिन 14 पॉइंट्स उनमें से एक वजह है, सही कि आजम कायद है, बड़े तरीन कायद, सबसे बड़े कायद है हमारे। कायद मतलब लीडर, ठीक है। इनके 14 पॉइंट्स के अंदर सबसे पहली बात, फेडरल स्ट्रक्चर एंड प्रोविंसेस का क्या हिसाब किताब होगा वो इन्होंने लिख के दिया कि फेडरेशन तो होगी, कि कुछ गवर्नमेंट सेंटर में और कुछ गवर्नमेंट प्रोविंसेस के पास, यही स्ट्रक्चर होगा। डोमिनियन वाली बात तो नहीं की ना, वो तो पता है, वो तो होनी ही है। डोमिनियन होगा तो सेल्फ गवर्नमेंट होगी, सेल्फ गवर्नमेंट कौन सी वाली होगी, फेडरेटिंग वाली होगी। ये वाली तो नेहरू ने भी नहीं बोला गलती से भी कि ऐसी सेल्फ गवर्नमेंट होगी जिसमें ओनली सेंटर विल बी गवर्निंग, प्रोविंसेस का कोई चक्कर ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल इंडिया इज वन, ये नहीं कहा नेहरू ने भी, कहा है फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल प्लस प्रोविंसेस, बट प्रोविंसेस विल हैव लेस पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव मोर पावर। ये किसने कहा था, नेहरू ने। इन्होंने क्या कहा, यस फेडरल गवर्नमेंट विल बी देयर बट प्रोविंसेस विल हैव मोर पावर एंड सेंटर विल हैव लिमिटेड पावर। सेंटर की पावर सिर्फ उन चीजों में होगी जो प्रोविंसेस में डिवाइड नहीं की जा सकती। करेंसी सब में चलानी है तो उसको सेंटर को दे दो, मिलिट्री पूरे मुल्क की दिफा के लिए होते हो तो सेंटर को दे दो, लेकिन पुलिस हर शहर हर इलाके अपने अपने प्रोविंसेस के अंदर देखती है तो वो प्रोविंस के हाथ में होगी। पुलिस आर्मी बॉर्डर्स पे लड़ी है, वो पूरे मुल्क को बचा रही है तो उसको सेंटर को दो, लेकिन पुलिस जो है अपनी होगी प्रोविंसेस की, राइट। इसी तरीके से ट्रैफिक के कवानीन, लैंड के कवानीन, टैक्स कलेक्शन के कवानीन, वो सारे प्रोविंसेस लीड करेगा। क्या एजुकेशन चलानी है, क्या कल्चर चलाना है, क्या ऑफिशियल फेस्टिवल्स वगैरह वगैरह, वो सब प्रोविंसेस खुद देख लेंगे अपना। ये कायदे आजम कह रहे हैं, क्लियर हो रही, ये जिन्ना कह रहे हैं। तो फेडरेटिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये कह रहे हैं फेडरेशन होगी और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिलेगी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या बताया था मैंने, फ्रीडम, के प्रोविंसेस के पास फ्रीडम होगा, सेंटर से हर बात डिक्टेट नहीं की जाएगी, चंद बातें होगी जो सेंटर के हाथ में, बाकी प्रोविंसेस ऑटोनॉमस होंगे। ऑटोनॉमस मतलब फ्री, सही, फ्री लिख देते हैं, और फ्री का आप लफ्ज लिख देना, मैं तो ये हर वर्ड का भी तो मीनिंग बताने इसलिए लिख रहा हूं। मतलब लिमिटेड पावर्स एट द सेंटर एंड रेजिडुअरी पावर विद द प्रोविंसेस। हाँ, और जो चीजें आज नहीं डिसाइडेड हैं, कल नए सब्जेक्ट्स बन के सामने आएंगी, कल नए मैटर्स बन के सामने आएंगी, तो वो रेजिडुअरी पावर्स है, वो किसके हाथ में होंगी, प्रोविंसेस के हाथ में। ये जिना की पोजीशन है, ओके। एटलीस्ट 1/3 मुस्लिम मेंबर्स एट द सेंटर। अच्छा, आप सेंटर की बात कर लेते हैं, प्रोविंसेस का बता दिया। अच्छा, सेंटर में क्या होगा, सेंटर में जो जितना भी हुकूमत का निजाम है उसमें से 1/3 सीट्स मुसलमानों की होंगी। दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स में भी ये कहा था इन्होंने कि 1/3 सीट्स ऑफ द लेजिस्लेचर वुड बी मुस्लिम्स। मैंने लेजिस्लेचर का लफ्ज यूज किया था तब। लेजिस्लेचर का मतलब पता है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस, जिसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों शामिल होते हैं। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर की 1/3 सीट जो है वो किसकी होंगी, मुसलमानों की होंगी। से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा 1/3 उसमें मुस्लिम्स होंगे सेंटर के अंदर। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज जितनी भी उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलेंगे, उनकी सेपरेट सीट्स होंगी रिजर्व्ड। अगर कोई माइनॉरिटी ऑप्ट आउट करना चाहती है ऑप्ट आउट करते, हम तो बता रहे जनरली तमाम माइनॉरिटीज की सेपरेट सीट्स होनी चाहिए, सही, उनकी रिजर्व्ड। कितनी, एज पर देयर पॉपुलेशन, जितनी जिस प्रोविंस में पॉपुलेशन है उतनी उस प्रोविंस में सेपरेट सीट्स होंगी उन माइनॉरिटीज की। मतलब ये कि मुस्लिम प्रोविंस, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है और वहां पर कोई माइनॉरिटी है, तो मुस्लिम प्रोविंस विल बी रेडी कि उस माइनॉरिटी की सेपरेट सीट्स उस प्रोविंस की पार्लियामेंट में हो के उस उतनी सीट्स पे कोई माइनॉरिटी के लोग ही आ सकते हैं, सही है। इसी तरीके से हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस है, वहां जितनी मुसलमानों की माइनॉरिटी है वहां पर उनकी सीट्स रिजर्व होंगी। दैट्स व्हाट्स गोना हैपन इन प्रोविंसेस। और सेंटर में क्या होगा, सेंटर में तो 1/3 चाहिए मुसलमानों की सीट्स, ये मुस्लिम की डिमांड है, बाकी अपनी करते रहे डिमांड। माइनॉरिटी का वीटो होगा, माइनॉरिटी का वीटो पहले से ही बात हो रही है,
ये बात अभी भी मेंटेन्ड है। किसी भी माइनॉरिटी को लेकर कोई भी उसूल पास हो रहा होगा तो उस माइनॉरिटी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस पार्लियामेंट में, चाहे वो प्रोविंस की पार्लियामेंट हो या सेंटर की पार्लियामेंट हो, उस माइनॉरिटी के जितने लोग हैं उन लोगों में से कम 3/4 एग्रीड होने चाहिए। ठीक है, तो वो उसूल पास होगा या पास नहीं होगा। अगर मिसाल के तौर पर कोई उसूल पास हो रहा है और 3/4 लोग उससे एग्री कर रहे हैं तो वो पास हो जाएगा, सही है, वरना वो पास नहीं होगा उसूल। सो नो लॉ कुड बी पास्ड इफ 3/4 एनी कम्युनिटी अपोज्ड इट। नो 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 नो, ये थोड़ी चेंज की इन्होंने बात। पहले था, सुनना, थोड़ा सा फर्क है। पहले था कि कोई भी उसूल पास करने के लिए उस कम्युनिटी के 3/4 लोगों का वीटो चाहिए। किसी कम्युनिटी का स्पेसिफिक उसूल है, वो अगर पास किया जा रहा है तो उस कम्युनिटी का 3/4 वीटो होगा मौजूद तो ही पास होगा, वरना वो उसूल पास नहीं होगा। अब पता है क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कोई भी उसूल पास होगा, एनी लॉ पास होने लग रहा है, और अगर किसी कम्युनिटी के 3/4 लोग, मतलब 75% लोग रिजेक्ट कर रहे हैं उसको, तो फिर वो लॉ पास नहीं होगा। इट्स गोना बी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, एक बड़ी कॉम्प्लेक्स ही बात है। याद रह जाए तो ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी वीटो है 3/4 ऑफ एनी कम्युनिटी। इसके साथ जो जुमला आप जोड़ सकते हो इस बात को करने के लिए आप लिख देना अपने पार्ट पे, लिखोगे तो ध्यान में रहेगा। सेफ गार्डिंग मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को सेफ गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जिन्ना ने क्या बोला अपने 14 नुकात में। सबसे पहले तो ये कि सिंध को अलग किया जाए बॉम्बे से। ये बॉम्बे के अंडर क्यों है सिंध, ये पूरे एक प्रोविंस जितना बड़ा है, सिंध को अलग करें और एक सेपरेट प्रोविंस बनाए और वो बन जाएगा मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। ठीक है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बात हो गई। और दूसरी बात क्या की गई कि कोई भी ऐसी रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी चाहिए कि जिससे मुसलमान जहां मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो जाए। मतलब कई मुसलमान मेजॉरिटी है, उसके साथ एक और प्रोविंस को जोड़ दिया। कई मुसलमान 60% मेजॉरिटी थे और कोई दूसरा प्रोविंस उसके बराबर में था जहां हिंदू 80% मेजॉरिटी थे। कहा कि यार दो अलग प्रोविंस को इनको जोड़ दो, एक बना दो। पूरा एक प्रोविंस जब बन जाएगा तो उसमें फिर हिंदू मेजॉरिटी बन जाएंगे। क्लियर हुई? तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसी कोई मत कर देना कि मुस्लिम अपनी मेजॉरिटी साइड खो दे। सही है? जैसे कि लेट सपोज एक ये प्रोविंस है जहां पर 40 मिलियन मुसलमान हो, ठीक है, और 10 मिलियन हिंदूज हो, तो यहां पर 80% क्या है, मुस्लिम्स है। 80% क्या है, मुस्लिम्स है। एक और प्रोविंस होता है जहां पर 100 मिलियन हिंदूज हो, ठीक है, और 20 मिलियन मुस्लिम्स हो। ठीक है जी। अगर ये दो अलग प्रोविंसेस को देखें तो ये कौन सा मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है और ये कौन सा हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस है। रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कहते हैं कि नहीं यार ये मुश्किल हो रही है चलाने में, इसको एक बना दो। अब एक बनाने से क्या हुआ, लेट सपोज ये 10 मिलियन हिंदूज थे, 10 और 100 110 मिलियन हो गए, और 40 और 20 60 मिलियन मुस्लिम, तो हिंदू ज्यादा हो गए। पूरा एक प्रोविंस कौन सा कहलाया, बन गया ये अब हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस हो गया। समझ में आई? ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कहलाए प्रॉपर्टी की, वो टेरिटरी की। तो ऐसी कोई भी रीडिस्ट्रीब्यूशन जिन्ना ने मना की थी कि जिससे मुस्लिम अपने वो मेजॉरिटी खो दें। सही। रिलीजियस फ्रीडम सबको होगा, मुसलमानों को भी होगा, अपना कल्चर, अपनी एजुकेशन, अपने फेस्टिवल्स मनाए पूरे तौर पे। सही, चाहे वो जहां माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, वो अपनी चीजें पूरी तौर पे कर सके, अपनी नमाजें पढ़ सके और सब। इसी तरीके से दूसरे रिलीजन्स हैं वो मुसलमान प्रोविंस के अंदर मौजूद है, मुसलमान मेजॉरिटी प्रोविंस में है, लेकिन उनकी मंदिर वगैरह है तो उनको कोई जो है ना रोक नहीं सकता, वो अपनी इबादत पूरी पूजा वगैरह करेंगे, और मुसलमान का वो अपनी पूरी इबादत वगैरह करेंगे। क्लियर होती है बात? या क्रिश्चियन वगैरह सब अपना वो प्रेइंग कर सकते हैं इजीली। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर फेयर, मुसलमानों को भी फेयर शेयर मिलना चाहिए। मुसलमानों को भी मेरिट, जब मेरिट पे है, एजुकेट होकर आ रहे हैं तो जॉब्स मिलनी चाहिए। ये पहले से एक गैप क्रिएट हुआ है ना, जो अब वो गैप क्लोज होना शुरू हुआ है, मुसलमान भी एजुकेट होना शुरू है, तो उनको भी ऑन मेरिट जॉब्स मिलनी चाहिए। इसके अंदर कोई रेफरेंसेस नहीं चलेंगे कि हिंदू है तो वही आगे आएगा। कम से कम ऑन पेपर तो ये बात की जा सकती है ना। हालांकि वो जॉब इंटरव्यू लेने वाला जो होगा, हो सकता है वो उसको प्रमोट कर ले,
या दो तीन बंदों में से किसी एक को प्रमोशन मिलनी है, तरक्की होनी है उसकी, और वो तीन में से कोई एक जो है ना मुसलमान है, कोई एक दलित है, कोई एक हिंदू है, और ऊपर बैठा हुआ बंदा जो है वो लेट्स सपोज हिंदू है, हो सकता है वो हिंदू को प्रमोट कर दे डायरेक्ट। तो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम इतनी बात होनी चाहिए कि सबको इक्वालिटी, और इस बात से वो भी एग्री कर रहा है, कौन, नेहरू। कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो भी लिख के देंगे बात, और मुसलमान भी लिख के देंगे, लेकिन जहां मुसलमान ऊपर बैठा होगा मुसलमान को सपोर्ट कर रहा होगा, जहां हिंदू बैठा होगा हिंदू को सपोर्ट कर रहा होगा। ये मैं मुसलमान हिंदू बार बार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो सोसाइटी वही थी, जब भी तो हम आज अलग है। आज के दिन कांग्रेस के माइंडसेट से देखे थे, भाई आप सबको जनरल इंसान क्यों नहीं समझते, क्योंकि हम उस मुआशरे में नहीं समझ रहे थे। भाई आपकी तो ऑफिशियल पॉलिसी होनी चाहिए, हम सब इंसान है, आपकी भी ऑफिशियल पॉलिसी, हम सब इंसान है, तो आपके कास्ट सिस्टम क्यों है फिर? एक है ऑफिशियल छपी हुई पॉलिसी और एक है सोसाइटी में क्या चल रहा है। फर्क इतना है, जो सोसाइटी में चल रहा है वहां ऑफिशियल पॉलिसी बना के पेश कर रहे हैं मुसलमान, कि क्योंकि सोसाइटी में मुसलमान और हिंदू डिवाइड हुआ है, जिसको कौन सी थ्योरी कहते हैं, टू नेशन थ्योरी। यही कहती है ना कि मुस्लिम और हिंदू दो अलग नेशंस हैं। उसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया हुआ था मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग वाज नॉट शाय, वो नहीं घबरा रही थी इस बात को ऑफिशियली करते हुए, और कोई भी माइनॉरिटी इस बात को ऑफिशियली करते हुए नहीं घबराता। पावर शेयरिंग के बारे में क्या बोला, सेंटर और प्रोविंसेस के अंदर मुसलमानों के 1/3 मिनिस्टर्स होने चाहिए, सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी। अब ये जो 1/3 मिनिस्टर्स इन प्रोविंसेस वाली बात है ना, ये सेंटर वाली तक रखना, प्रोविंशियल कैबिनेट्स वाला मैं यहां पर पॉइंट अभी डिडक्ट करूंगा, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा दूसरी बातों से आपके साथ जहन में, क्योंकि इसकी अपनी डिटेल्स होंगी। जितना मैंने समझा उस बुनियाद पे आपको होना चाहिए। सेंट्रल पावर शेयरिंग इतनी होनी चाहिए कि 1/3 मिनिस्टर मस्ट बी मुस्लिम, सेंटर पे, जो ऊपर भी कही गई बात, ठीक है, यहां भी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अब दोबारा एक लफ्ज आ गया, दो लफ्ज से बनकर एक लफ्ज आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन बेटा किसे कहते हैं, वो उसूल जिसकी बुनियाद पे मुल्क चलता है। अमेंडमेंट्स मतलब उसमें रिफॉर्म्स, उसमें तब्दीलियां। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स या चेंजेस या तब्दीलियां। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेकर क्या फरमाया जिन्ना ने अपने 14 नुकात में, सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट बी अलाउड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ फेडरेटिंग प्रोविंसेस। एक दफा सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और प्रोविंसेस के अपने अपने हुकूक बन गए। अब अचानक से एक दिन उठ के जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट है, वो बैठ के कोई उसूल बदल दे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी डिसीजन मेकिंग में, सही है। मैंने ऊपर बता दिया कि सेंटर के लिमिटेड हुकूक है, प्रोविंसेस के अपने अपने प्रोविंसेस को लेकर पूरे हुकूक है। इन हुकूक के बुनियाद पे इनके उसूल बन गए, उसूल नंबर 1, 2, 3, और इनके अपने बने हुए। अब इससे चल रहा है मुल्क। अब इसमें कोई चेंज करना है, उसूल नंबर 1 को चेंज करके उसकी जगह दूसरा उसूल ला रहे जिसका नाम है 1.1। ऐसे ही नहीं ले आएंगे आप, हमें डार्क में नहीं रखेंगे, सारे प्रोविंसेस से कॉन्सेंट लेंगे पहले इस पे। हर प्रोविंसेस का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा होगा ना सेंट्रल पार्लियामेंट में, उनका कॉन्सेंट मौजूद होगा तो वो तब्दीली आएगी, सही है, वरना नहीं आएगी। वरना तो आज जो डिसाइड करोगे कल चेंज कर दोगे बैठ के, सही है। प्रोविंशियल हुकूक, तमाम प्रोविंसेस को इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होंगे। ये नहीं कि एक को आपने प्रोविंस तो बना दिया नाम का, पर उसको प्रोविंशियल हुकूक नहीं दे रहे, उसको कहीं और से चला रहे हो। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिंध की नहीं। सिंध को तो प्रोविंस ही नहीं बनाया, सिंध को तो प्रोविंस करने का डिमांड किया था इन्होंने। एनडब्ल्यूएफ और बलूचिस्तान जो प्रोविंस बने हुए नाम के, वो चल कहीं और से रहे, उनको पूरा प्रोविंशियल स्टेटस होना चाहिए। एनडब्ल्यूएफ को मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एनडब्ल्यूएफपी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पास पूरा हक होना चाहिए कि अपने आप की गवर्नमेंट चलाए। बलूचिस्तान के पास पूरा हक होना चाहिए अपने आप की गवर्नमेंट चलाए। और जब नया सिंध बन जाएगा एक प्रोविंस, बॉम्बे सेट के जो ऊपर बोला कि सिंध भी एक नया प्रोविंस बना, उसके पास भी पूरे प्रोविंशियल हुकूक होने चाहिए। ये नहीं कि नाम का आपने अलग कर दिया लेकिन बॉम्बे चला रहे हो उसको, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। रिसेप्शन एंड रिजेक्शन ऑफ द 14 पॉइंट्स, ये हेडिंग ही बता रही है कि इन 14 पॉइंट्स को लेकर रिसेप्शन भी हुई और रिजेक्शन भी हुई। रिसीव किसने किया होगा, अच्छा इनको मुस्लिम्स ने, और रिजेक्ट किसने किया होगा, कांग्रेस ने।
कांग्रेस ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया कि ये क्या रिडिकुलस 14 नुकात है। और कांग्रेस के लीडर किसने ये बात कही? जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट इसने नहीं, इसके बाप ने दी थी, इसके बाप की लीडरशिप में बनी थी। और उसका बाप अभी जिंदा है, जवाहरलाल नेहरू का बाप मोतीलाल नेहरू 1931 में इंतकाल हुआ था, उसकी डेथ हुई थी। जवाहरलाल नेहरू भी तो एक प्रोमिनेंट लीडर तो होगा ना, बाप का बेटा तो कोई ना कोई प्रोमिनेंट पोजीशन तो होगी। उन्होंने कहा ये तो जिना के रिडिकुलस 14 नुकात है। और कांग्रेस कह रही थी नेहरू रिपोर्ट को ही साथ लेके चलो और एक्सेप्ट करो उसको फुल पे, और मुस्लिम लीग नहीं मान रही थी। और मुसलमान कह रहे थे कि 14 नुकात को हम सपोर्ट करते हैं। जो अपोज करने वाले लोग थे ना जिना को अपोज करने वाले लोग पता कौन थे? जो कह रहे थे कि आप जो है ना कांग्रेस के साथ मिलके इसी कॉन्स्टिट्यूशन में रह के काम करने की बात क्यों कर रहे हैं? जिना कह रहे थे नहीं, इसी इंडिया में रहते हुए हमें अगर माइनॉरिटी सेफगार्ड्स मिल गए तो हम चल सकते हैं। समझ रहे बात को? तो वो लोग अपोजिंग थे जिना के। और कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स वगैरह भी अपोज हो सकते हैं कि आप ब्रिटिश के साथ इतनी अलाइनमेंट क्यों कर रहे हो। वही लोग जो सर सैयद के भी अपोज थे और सबके, तो वो भी जिना के। लेकिन उन सब ने कहा कि ये वाली पोजीशन जो ली है ना मुस्लिम्स के लिए, हमारे मुसलमानों के पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए क्योंकि अच्छी है, इसलिए हम जिना को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अल्लामा इकबाल ने बड़ा सपोर्ट किया कि जो जिना के 14 नुकात हैं वो मुसलमानों की यही डिमांड है। अल्लामा इकबाल ने भी सपोर्ट किया उसको। ठीक है। और इस तरह से मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट कर लिया 14 नुकात के, यही मुस्लिम लीग की ऑफिशियल डिमांड है जो 14 नुकात है। अब ये जो आप देख रहे हो उजर भाई 14 तो नहीं है भाई, उन 14 में से कॉमन सेट बना के लिख दिया। ये इसको और भी छोटा 4-5 में भी कर सकते थे और कॉमन करते तो हम, रटने का काम थोड़ी 14 नुकात को। खैर इस पॉइंट से जिना जो है मुसलमानों के, मुस्लिम लीग के और मुस्लिम्स के बहुत एक सुप्रीम लीडर बन गए।